इंडेक्स पास कर देंगे। सपोज करें अगर मैंने एज करना है तो इसका इंडेक्स है 0 और ये 1 के ऊपर है, तो मैं 1 यहाँ पे पास कर दूंगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर ये मैंने सिबलिंग को पास करना है तो मैं इसको, क्या हो गया आज, तो ऑफ नहीं हो जाएगा ऐसे, तो ये भी है, कुछ तो होगा। ना मैं इसको ना ये दफा हाँ अब ऑन। हाँ ये इस तरह कर लो, मीटिंग ही ज्वाइन। अच्छा जी। अच्छा ये देखो, क्या नाम कहते हैं, आप ज्वाइन कर लो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आज 5 बजे ना लाइव हो जाएगी करनी वाली मीटिंग्स। हाँ, और ये वाली बात देखना मुझसे तो आज ही हो जाएगा। डन हो, डन हो। एडमिट हो गया सारी जान। वॉइस बेशक बंद कर दो। अच्छा जी, अच्छा जिस तरीके से हम आपकी उसके अंदर इसको उसके अंदर, अच्छा जिस तरीके से हम सबसे पहले आई लॉग फंक्शन, सॉरी लॉग फंक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक रो को निकाल रहे थे, आई लॉग में भी आप वैसे निकाल सकते हो। जिस तरीके से आप एक स्पेसिफिक रेंज को निकाल रहे थे, आप सेम वैसे यहाँ पर भी निकाल सकते हो। अब सिर्फ फ़र्क क्या है कि पिछली रो के अंदर आप क्या कर रहे थे, आप स्पेसिफिक वैल्यू बता रहे थे कि यार मुझे किस कॉलम की और किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर आप रेंज ऑफ नंबर देंगे या रेंज ऑफ इंडेक्सेस देंगे कि जहाँ से लेकर जहाँ तक आप देखना चाहते हो वैल्यूज, ठीक है ना। तो तब आपका आई लॉग फंक्शन यूज होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका ये है कि 0.5 नहीं, ये कह रहा है कि 0 से लेकर 5 तक की जो वैल्यूज है ना इनको लेकर आ जाओ, ठीक है ना। हाँ, और 1 से लेकर 4 तक से मुराद है कि इंडेक्स नंबर 1 से लेकर जो कि ये बनता है इंडेक्स नंबर 4 तक जो कि ये बनता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ का आपने याद ध्यान रखना है कि लॉग फंक्शन
जो है ना वो अगर आप यहाँ पर 5 लिख रहे हो ना तो ये आपको 5 तक ले कर जाएगा, ठीक है। जबकि आई लॉग फंक्शन ना 1 स्टेप बैक रुक जाता होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स जो है हमारा वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है हमेशा। यहाँ पर अगर आप गौर करो तो आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। आपको बताना पड़ेगा कि यार किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है और कहाँ पर उसको रोकना है। सेम एज इट इज आपको कॉलम्स का ही बताना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालना चाहते हैं, ना मैं रो की बात कर रहा हूँ ना मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे डाटा सेट के अंदर से एक स्पेसिफिक पर्सन की वैल्यू, जैसे कि पर्सन आईडी नंबर 1354 का एज क्या है। अब ये बहुत एक स्पेसिफिक वैल्यू है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा डॉट एट का मतलब होता है कि यार इस लोकेशन पे पड़ी हुई स्पेसिफिक वैल्यू को उठा कर ले आओ, ठीक है। मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा रो नंबर कौन सी है और मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा वो कॉलम कौन सा है, क्योंकि देखिए अगर आपने एक स्पेसिफिक सपोज करे इस वैल्यू को उठाना है तो इस वैल्यू को एक्सेस करने का क्या तरीका है, आपको रो बतानी पड़ेगी और आपको उसका कॉलम बताना पड़ेगा कि यार कौन सी रो और कौन सा कॉलम है, तो आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा, देखिए, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से जिस तरह ऐड था, आई ऐड भी हो सकता है। आई ऐड में आप जहां पर वैल्यू यानी कि फंक्शन का नाम, फंक्शन कह रहा हूँ सॉरी, कॉलम का नाम दे रहे हो, आप यहाँ पर उसकी इंडेक्स दे दोगे, बात खत्म। ये नहीं कि ये वही इंडेक्स लोकेशन की बात आती है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्यूरी कर लेते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सामने सारा वो डाटा आए जिनकी एज 25 साल से ऊपर है, तो क्या करना है, मैंने बस लिखना है df डॉट क्यूरी, मैं लिखूंगा एज होनी चाहिए 25 साल से ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ का याद ध्यान रखना अपने कि जो कॉलम का नेम है ना वही आपका यहाँ पर सेम एग्जैक्ट नेम हो, नहीं तो आपके इश्यूज आ जाएंगे। आप ऐसा हो कि आपने बड़ा ए से लिखा है यहाँ पर एज और आपके कॉलम्स के अंदर वो एज छोटे ए से था, तो ये इशू आएंगे आपके आगे जाके, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके अब ये देखें यहाँ पर आपको जितने भी उसने वैल्यूज निकाल के दिया उनमें से किसी की भी एज 25 नहीं होगी, सारे 25 से बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये क्यूरी करने का मेथड है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास फिल्टर यूज करने का भी यही सेम मेथड है। आप फिल्टर यूज कर सकते हो कि जी df डॉट फिल्टर और सिर्फ मुझे एज और फेयर दिखाओ, ये वही सेम ऊपर वाला जिस तरह हमने लॉग फंक्शन पढ़ा था ना, आप कहते थे कि यार मुझे 2 स्पेसिफिक वैल्यूज दिखा दो, ये भी सेम वही वाला काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे थोड़े से डाटा मैनिपुलेशन के ऊपर। डाटा मैनिपुलेशन किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि यार आपके पास जो डाटा है ना, हमने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन लगा के कुछ नया बनाना है। मैनिपुलेशन बोलते हैं एक नई चीज बनाना, ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक नया कॉलम बनाना है, तो मेरा नया कॉलम किस तरह बनेगा, मुझे नए कॉलम में सिर्फ क्या चाहिए, या तो मैं नया डाटा फ्रेम दे दूं या फिर मैं एग्जिस्टिंग डाटा फ्रेम में से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके उसके अंदर नए डाटा फ्रेम में रखवा दूं। यानी कि बस आपका नया डाटा फ्रेम रखवाने का तरीका सेम एज इट इज है जिस तरह आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है ना, या वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो। आपको पता होगा वेरिएबल आप लिखते हो a इक्वल टू 5 तो वो बैक एंड के ऊपर बन जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पर आप लिखोगे डाटा फ्रेम, क्या नाम देना उस कॉलम को, और आप जो भी वैल्यू लिखोगे ना वो आपकी सारी की सारी वैल्यूज बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर लेमडा फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। लेमडा फंक्शन का कोई आइडिया है, नहीं आइडिया, या लेमडा फंक्शन एक इस तरह का लाइट वेट फंक्शन होता है। हम जिस तरह प्रॉपर फंक्शंस बनाते हैं ना, ये भी फंक्शन के तौर पे ही होता है। बस लेमडा का फायदा क्या होता है कि यार एक तो ये बहुत ज्यादा फास्टर होता है, दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि ये सिंगल वेरिएबल के साथ काम करता है। इसमें आपके डेडलॉक्स लगने के चांसेस नहीं होते, इसके अंदर आपके कोई इस तरह की स्पेसिफिक कह लो कि सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज नहीं होते, ठीक है ना। तो हम ज्यादातर जो आपने सिंगल वेरिएबल के साथ काम करना होता है ना, तो आप लेमडा फंक्शन को यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपने वैल्यूज को सॉर्ट आउट करना है तो क्या करोगे, आप डॉट सॉर्ट वैल्यूज का फंक्शन लगा दोगे तो वो क्या होगा, वैल्यूज आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कहते हो इंडेक्स की बेसिस के ऊपर सॉर्ट हो जाए कोई चीज, पहले तो आप किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के बेसिस के ऊपर कर रहे थे ना, अगर आप कहते हो नहीं इंडेक्स के बेसिस के ऊपर हो जाए तो आप क्या लगा लोगे, सॉर्ट इंडेक्स, तो आपकी वैल्यू जितनी भी है वो सॉर्टेड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यार आप नम पाएंगे जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस आप वो यहाँ पर लगा सकते हो। आपने लिखा डॉट अप्लाई np डॉट sqrt यानी कि स्क्वायर रूट। अच्छा, मुझे एक सवाल है कि
हम यहाँ पर numpy का फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? क्या मतलब आसानी होगी? वो ठीक है आपकी बात। क्या हम खुद से, यानी कि क्या मैं स्क्वायर रूट इसका यूं नहीं ले सकता था कि मैं मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 कर देता? इस तरह तो ले सकता था। एग्जैक्टली हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन बने हुए हैं तो हम क्यों लिखें? क्योंकि अब देखो, मैं अगर ये कहता हूँ ना अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को कर देगा, हमें चाहिए पूरे के लिए, हमें पूरा का फिर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो क्यों, क्या फायदा हुआ हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फंक्शन पड़े हुए हैं, तो फिर हम उसको यूज कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप आज आके देखो तो ये एक पूरी एज का कॉलम जो है, ये एक नमपाई की अरे ही तो है। अगर देखा जाए ये पूरी की पूरी कॉलम है, ये एक अरे ही बनी हुई। तो बस आप क्या करोगे, np डॉट स्क्वायर रूट, यानी कि नमपाई के अंदर से जो जो हमने पीछे फंक्शंस पढ़े हुए हैं वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी। इसी तरीके से आगे वो बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे, ये एक दफा देख लेना। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ा मजेदार चीज दिखाने लगा था। ये फंक्शन अब एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी कुछ कुछ जगह ही अगर आपके पास पुराना वर्जन ऑफ नमपाई पड़ा हुआ है और पुराना वर्जन ऑफ आप वो यूज कर रहे हो ना पांडास, तो तब ये चल भी पड़ता है। ठीक है, मेरे पास क्योंकि लेटेस्ट है तो इस लिहाज से वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज दिखाता मुझे। ये एक फंक्शन है, अब आपको पता है ना कि जेंडर के अंदर मेल और फीमेल लिखा हुआ था। कंप्यूटर या एनालिसिस जब भी हम परफॉर्म करेंगे वो कभी भी विदाउट नंबर्स नहीं हो सकता, हमें नंबर्स चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि यार मेल को 1 पे मैप कर दो और फीमेल को 0 पे मैप कर दो, ठीक है ना। तो वो करने का क्या तरीका, आप बताओगे कि मेरा डाटा फ्रेम क्या है या मेरा कॉलम कौन सा है और मैप क्या करना है। आपने 1 को मैप करना है मेल के साथ और 0 को मैप करना है फीमेल के साथ, ठीक है ना। वैसे अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो चल पड़ेगा, मेरा पास क्योंकि नया वर्जन है तो उसकी वजह से कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं तो नहीं चल पाता ये, ठीक है। सर इसका क्या पर्पस है? किस चीज़ का पर्पस? ये जो भी आप वैल्यू को मैप करना। अच्छा, वैल्यू को मैप करने का पर्पस ये है कि जब आप आगे जाके मशीन लर्निंग पढ़ेंगे ना, तो मशीन लर्निंग में कंप्यूटर कभी भी कह लें कि कैटेगरीज के साथ काम नहीं कर सकता। जिस तरह मेल और फीमेल एक कैटेगरी है ना, तो हमें कंप्यूटर को नंबर्स देने होते हैं। तो नंबर्स देने के लिए अब हमें रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। तो 1 और 0 हम अभी इस वक्त रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 और 0 ही लें, आप 1 और 2 भी ले सकते हैं, लाइक रिप्रेजेंट ही करना ना एक नंबर से। तो बस तो ये चीज़ है। हाँ, आप 2 से ज़्यादा भी नंबर ऐड कर सकते हो डेफिनेटली। वो आप जितनी ज़्यादा यहाँ पर फिर कैटेगरीज बनाते रहोगे वो आपकी फिर ऐड ऑन होती रहेंगी। वैसे खैर अब ये वाले मेथड जो है ना ये पुराने हो चुके हैं, ये तो मैनुअल मेथड है ना। हम अब जब मशीन लर्निंग पढ़ेंगे ना तो आपको मैं पढ़ाऊंगा इनकोडिंग मेथड्स, कि जहाँ पर आपकी वैल्यूज इसी तरीके से किसी कैटेगरी की फॉर्म के अंदर है, लाइक मेल फीमेल टेक्स्ट फॉर्म में है, तो उनको आप कन्वर्ट कैसे करते हो इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म, और वो होते हैं मीनिंगफुल। ये मीनिंगफुल नहीं है, ये सिर्फ आप एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो खुद से ही। कंप्यूटर इसको एनालाइज नहीं कर सकता, कंप्यूटर के पास इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कंप्यूटर के पास इसकी ना कोई इंटेंट नहीं है, समझ लो, ठीक है ना। यानी कि ना आपको एनएलपी का आइडिया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का थोड़ा बहुत। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ना हमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है, देखो हमने कन्वर्ट करना होता है टेक्स्ट को इनटू नंबर्स। अब आपके ख्याल में कि अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम अ बॉय, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे नंबर्स में? आस्की कोड्स कर दोगे, बाइनरी कर दोगे, कोई भी रैंडम वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दोगे। बट आपको नहीं लगता कि कंप्यूटर को समझने में मसला हो जाएगा कि कंप्यूटर को क्या पता दा का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है, बॉय का क्या मतलब है, कैसे याद करेगा वो सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक हमारा बहुत अच्छा एक वो है, वर्ड नेट नाम का एक मॉडल है जो कि किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है इनटू मीनिंगफुल न्यूमेरिक वैल्यूज। और वो किस तरह होता है वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, क्योंकि वो बड़ी लंबी मैथमेटिक्स है। एक वन हॉट इनकोडिंग भी होता है, वो होता है 01001, वो आपका बाइनरी टाइप ऑफ इनकोडिंग होता है। वो भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसी के अंदर कवर कर पाऊंगा, ठीक है ना इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने क्या करना है, आपने अपनी वैल्यूज को अच्छा सॉरी, अगर आपने अपनी वैल्यूज को किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, आप सिर्फ बताओगे कि यार कौन सी वैल्यू है जिससे मैंने क्या करना है, रिप्लेस करना। तो आप यहाँ पे देखो, मेरे पी क्लास के अंदर जितनी भी 1 वाली वैल्यू थी वो किससे रिप्लेस हो गई है, 100 से रिप्लेस हो गई, ठीक है ना।
अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने कॉलम को रीनेम करना है तो आप बस जो कॉलम का नाम है किसके साथ रिप्लेस करना है वो बता दोगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने कॉलम्स को ड्रॉप करना है, यानी कि आप कहते हो यार ये कॉलम मेरे किसी काम का नहीं है, इसको मैंने खत्म करना है, तो आप क्या करोगे, आप df डॉट ड्रॉप कर दोगे, कौन सा वाला कॉलम ड्रॉप करना है वो बताओगे, और x इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 1 से मुराद होता है कि आप कॉलम के ऊपर ऑपरेशन कर दो। अगर आप यहाँ पर 0 कर दोगे तो उसको लेगा कि आप रो के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सर अगर 0 लिख दे तो क्या ये रो ख़त्म हो जाएगी? नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि आप कॉलम का नाम दे रहे हो और वो इधर वो कॉलम का नाम ढूंढने की कोशिश करेगा जो कि उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर वैल्यू इंसर्ट करनी है, जी जी। अच्छा, अगर आपने रो को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 लिख देंगे और यहाँ पर आप उस रो का वैल्यू डाल देंगे कि आप किस रो को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये उसके जरिए हो जाएगा। मतलब 2 को या 4 हाँ, 2 को या 4 को, वो यहाँ पर आप उसका इंडेक्स डाल देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, वैसे ये काम हम करते नहीं होते, कभी भी हम रो को डिलीट नहीं करते होते। लाइक आप खुद देखें ना, आपका डाटा भी लेवल डिलीट हो जाएगा। हाँ, माइट भी पॉसिबल, हम कॉलम को इसलिए डिलीट कर देते हैं क्योंकि अक्सर कुछ कॉलम होते हैं जो काम के नहीं होते, जिस तरह पैसेंजर आईडी मेरे किसी काम का नहीं है, ये ना एनालिसिस में काम आता है ना मशीन लर्निंग के किसी भी, लाइक कह लो कि उसके अंदर काम आएगा। इसके अंदर जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा एक चीज़ होती है कोरिलेशन। इसका कोरिलेशन मेरा 0 होता है हमेशा, क्योंकि ये मीनिंग दे ही नहीं रहा, कोई मकसद ही नहीं दे रहा, तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। बट इस वैल्यू को ड्रॉप कर देना, इस लाइन को, ये इज़ नॉट अ भाई कोई अच्छा काम, क्योंकि आपका जो मीनिंगफुल डाटा था वही डिलीट हो गया। अच्छा, अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू पर जाकर आपने किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाके आपने कुछ चीज़ तब्दील करनी है तो उसके लिए क्या होगा? देखें, उसके लिए आपका इंसर्ट का फंक्शन है, मैं कहता हूँ किस कॉलम में, और सॉरी किस रो में और किस कॉलम में जाके मैंने तब्दीली करनी है वो बता दी, और यहाँ पर या तो मैं वैल्यू भी दे सकता हूँ कोई स्पेसिफिक, या फिर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन लगा सकते हो, जिस तरह मैंने ये फंक्शन बनाया छोटा सा कि फेयर और एज को मल्टीप्लाई कर दो और रखवा दो कहाँ पर, आखिर वाले कॉलम के अंदर, यानी कि इस वाले कॉलम के अंदर, और ये वाली इसकी रो चाहिए, ये यहाँ पर आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको यहाँ से नहीं कराऊंगा, इसकी डेडिकेटेडली अलग क्लास रखेंगे, मिसिंग वैल्यू, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 मेथड्स बताए हैं मैंने, ये इसके बहुत सारे मेथड। अच्छा, सारी ये नल वैल्यूज के ऊपर ही है, नल वैल्यूज। अच्छा, अब थोड़ा सा एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर आते हैं। एग्रीगेशन से मुराद होती है कि यार आपके पास दो अलग-अलग जिसे कहते हैं ना वो डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं, या आपके पास दो अलग-अलग टेबल पड़े हुए हैं, और आपको क्या करना है, आपको दूसरी टेबल का डाटा भी यूज करना है विद द फर्स्ट टेबल। तो आप क्या कर लेते हो, उसे कंबाइन कर लेते हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हुआ? कीज क्यों? सबसे आखिर में हम ही हैं। अच्छा, ठीक हो, और कोई टीचर नहीं है? नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी, आज सर भी नहीं आए जो वो हैं, डन हो गया, ये भी देख लीजिए। हाँ डन हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें ज़रा, आप ग्रुप बाय का फंक्शन कब और क्यों यूज़ करते हैं? अब देखो, जब मैंने आपको कहा था कि यार काउंट करो कि कितनी डेथ्स हुई है मेल और फीमेल में, क्या आप ये काउंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन? विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन क्या आप ये देख सकते हो कि कितने मेल्स की डेथ हुई है और कितने फीमेल्स की डेथ हुई है? कैसे? अगर अलग अलग करें तो, नहीं तो काउंट का फंक्शन क्या करेगा, वो तो मुझे सारे के सारे काउंट्स दे देगा, ऐसी है ना। मुझे वो ये नहीं बताएगा कि यार स्पेसिफिकली इसमें मेल्स इतने थे और फीमेल्स इतनी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे कैटेगरीज अलग करनी पड़नी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने उनको ग्रुप कर दिया, मेल वाली कैटेगरी को एक जगह ग्रुप कर दिया, फीमेल वाली को एक जगह ग्रुप कर दिया। अब देखें, खैर यहाँ पे मैंने पी क्लास यानी कि जो लोअर क्लास मिडिल क्लास उनकी बेसिस के ऊपर किया था। अब यहाँ पर देखना होता क्या, मैं कहता हूँ ग्रुप बाय कर दो मेल्स, सॉरी पी क्लास की तरफ, यानी कि जितनी भी क्लासेस सी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 उनकी बेसिस के ऊपर ग्रुप डाउन कर दो। अब मैं जब भी कहूँगा ना कि यार मुझे बताओ कि क्लास 1 में से कितने सर्वाइवर्स
ऐसे थे जो मेल थे और कितने फीमेल्स थे, तो अब मेरे लिए काम करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी कैटेगरी पहले ही अलग हो गई है, अब मुझे सिर्फ मेल काउंट करने हैं और फीमेल काउंट करने हैं, बस और कुछ भी नहीं। सेम एज इट इज आपकी कैटेगरी नंबर 2 में भी यही होगा, कैटेगरी नंबर 3 में भी यही होगा, इसमें कोई इश्यू वाली बात है ही नहीं। ठीक है, जिस तरीके से देखो अभी मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया, मैंने कहा कि जी ग्रुप बाय कर दो जेंडर की बेसिस के ऊपर, और मुझे क्या बता दो, मुझे बता दो एज का मीन क्या था। उसने मुझे बता दिया कि जो मर्द थे ना उनकी एज इतनी थी और जो फीमेल्स थी उनकी एवरेज एज। ठीक है, मैं एक सेकंड बताता हूँ, 1 मिनट सिर्फ। अच्छा जी, मैं आपको उसको अच्छा ये आपकी किधर गई है? अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि यार आपकी जो एज है ना, एज सॉरी ग्रुप बाय के मैंने आपको बताना था। ग्रुप बाय का फंक्शन ये करता है, अभी देखो क्या आप अलग अलग एनालिसिस परफॉर्म कर पा रहे थे अपनी हर कैटेगरी के लिहाज से? नहीं। अभी जब आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन ऑफ काउंट निकाला डॉट डिस्क्राइब फंक्शन से, तो वो क्या कर रहा था, वो ओवरऑल मुझे दे रहा था। ठीक है ना, ऐसे ही है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार कैटेगरीज अलग कर दो। जिस तरह हमने यहाँ पर एक कैटेगरी पकड़ी पी क्लास की, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारी क्लास 1 जो लोअर क्लास थी वो अलहदा हो गई, फिर जो मिडल हमारी क्लास थी वो अलहदा हो गई, और फिर जो लोअर मिडल वाली क्लास थी वो हमारी अलहदा हो गई। अब मैं फर्स्ट क्लास को पकड़ के सवाल पूछ सकता हूँ कि यार आप में से कितने लोग ऐसे थे जो कि सरवाइव किए और नहीं किए। अब ये क्यूरी करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि मैं पूरे डाटा सेट में से क्यूरी कर रहा हूँ। हाँ, आप स्पेसिफिक वो क्यूरी लिख सकते हैं कि मुझे जो है ना पी क्लास के अंदर से जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर के जितने भी मेल्स हैं उनमें से बताओ कि कौन कौन मेल कौन कौन सर्वाइव किया और कौन कौन सर्वाइव नहीं किया। आप इस तरीके से क्यूरी कर सकते हो, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यूरी हो जाएगी, ये टाइम कंज्यूमिंग है और ये इनएफिशिएंट है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बाय का फंक्शन यूज कर लेते हैं। ग्रुप बाय का फंक्शन क्या करता है, आपके लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी ही अलहदा कर देता है ताकि आप उस स्पेसिफिक कैटेगरी में से सवाल करो। यानी कि अब आप खुद ही एक दफ़ा सोचो, आपका जो पूरा डाटा सेट है ना उसके अंदर 1000 रोज है। 1000 रोज में से पहली 400 रोज होंगी फर्स्ट, यानी कि उसकी या रैंडमली चलो स्कैटर्ड है, 400 होगी फर्स्ट क्लास से, 400 होंगी सेकंड क्लास से और 300 होगी थर्ड क्लास से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्यूरी करना उन 1000 में से ज़्यादा बेहतर है, या मैं एक फर्स्ट कैटेगरी को मुख्तलिफ कर लूँ जिसके अंदर 400 रोज होंगी, उसमें से क्यूरी करना ज़्यादा ईजी रहेगा या ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा? जो 400 वाला काम है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो कैटेगरी ही निकाल के रख दी और अब मैं उस कैटेगरी से सवाल कर रहा हूँ बस। तो ग्रुप बाय का फंक्शन जैसे मैं ये करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ किया। मैं कहता हूँ कि जी जेंडर के बेसिस के ऊपर ग्रुप बाय करो पहले, और फिर मुझे बताओ क्या बताना है कि एज का मीन क्या था। वो मुझे बताएगा कि यार जेंडर के लिहाज से फीमेल मेल की एज इतनी थी, फीमेल की एज इतनी थी, फीमेल की ज़्यादा है और मेल की कम है। ठीक है, हाँ जी, 0 फीमेल है 1 मेल है। ठीक है ना, वैसे भी वो कहते हैं ना मर्द कम ही जीता भाई, वो आप एवरेज एज देख भी लो उस बेचारे की। अच्छा, फिर इसी तरीके से फेयर जो है आपकी वो है $26। जो फीमेल्स हैं उन्होंने $26 पे की हुई है और जो मेल है उन्होंने $46 जो है ना जिसे कहते हैं पे की हुई है। इसी तरीके से आपके ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन आ गए। ये भी आपके क्या करते हैं यार, ये आपके एग्जिस्टिंग डाटा को ना एक नए स्केल के अंदर या एक नई चीज के अंदर तब्दील करके रख देते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी एज और फेयर का कॉलम है ना, इन दोनों का स्क्वायर ले लो, तो सर इससे डेटाबेस चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली इससे डाटाबेस चेंज हो जाएगा। बट कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने डाटा को खुद चेंज करना चाहते हैं। लाइक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपके पास एरिया है यानी कि लेंथ है ऑफ वन साइड, आपने पता करना है कि इस घर की पूरी लेंथ क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? आपके पास घर की एक साइड की लेंथ है और आपने पता करना है कि इस पूरे घर का एरिया कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? क्या लगाओगे एरिया का फॉर्मूला?
साइड्स का फोन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ करके कुछ। अब लेंथ आपको मैंने कहा आपके पास सिर्फ एक साइड का डाटा चाहिए, नई साइड का, नई साइड का, नई साइड का, फिर क्या करोगे? तो अगर तो स्केयर होगा यानी कि लेंथ विड्थ बराबर होगी उसको देखने में। एग्जैक्टली हम यही करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने यही करने की कोशिश की है असल में कि हम क्या करेंगे, ये एक साइड थी ना, अगर मैंने इसी एक साइड को चार साइड बनाना तो 1 2 3 4, तो इसका मैं अगर क्यूब ले लूँ और क्यूब कह रहा हूँ सॉरी, इसका 4 जो पावर होती है वो ले लूँ, तो आपके पास चारों साइड की वैल्यू आ जाएगी। हमने ये भी तो करना था ना कि एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3 प्लस एरिया नंबर 4, आप इस तरह से भी कर सकते हो, वो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होती है आपको उसको स्केल अप करना पड़ता है, तो उसके लिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। यूजुअली वैसे जो बेहतर हल है ना इसका वो यही है कि आप एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर चेंज ना करो, आप एक नया कॉलम बना लो, क्योंकि आपका पुराना डाटा भी सेफ रहना चाहिए और नया डाटा भी आपका यानी कि कह लो कि बन जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, अगर आपने नल वैल्यूज को काउंट डाउन करना है तो क्या तरीका यूज करोगे? आप सिर्फ df.count लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे किस किस कॉलम के अंदर कितनी कितनी नल वैल्यू, कौन कौन सी नल वैल्यूज हैं। लाइक देखो वो आपको बता रहा है कि 1309 वैल्यूज पूरी हैं, इसमें भी पूरी हैं, इसमें पूरी हैं। यहाँ पर देखो इसने बताया कि 1307 वैल्यूज हैं, यानी कि इसका मतलब है हमारे पास 3 नल वैल्यूज मौजूद है इसके अंदर। नल वैल्यू किसे कहते हैं? अगर आप पूछो, नल वैल्यू होती है कुछ भी नहीं, जिसमें कुछ भी ना हो उससे हम नल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रिटर्न द सम ऑफ वैल्यू, ये आपके सारी की सारी, अच्छा ये हमारा मैंने ऊपर शायद पढ़ के नहीं बताया आपको, ये अब हम जितना भी है ना ये हम पढ़ रहे हैं कि एक कॉलम के हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन निकालना है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं एक कॉलम का सम अप करना चाहता हूँ तो ये सारे मुझे बता देगा कि यार आपके इस कॉलम के पूरे की पूरी वैल्यूज का सम क्या होगा, इसके पूरे का सम क्या होगा। खैर ये हम बहुत कम यूज करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है खास। इसी तरीके से df.mean लिखूंगा तो मेरे पूरे कॉलम का मुझे मीन पता चल जाएगा। हाँ ये काम का फिर भी इसलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यार हमारी ज़्यादातर एज जो है वो किस कॉलम से वो किस रेंज में बिलोंग कर रही है, ज़्यादातर लोगों ने जो फेर दिया वो किस कॉलम से बिलोंग कर रहा है और इस टाइप की चीज़ें। इसी तरीके से मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये सारी चीज़ें आपकी जिसे कहते हैं ना आ जाती है, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारे पास आ जाता है मर्जिंग एंड कंकैटिनेशन। यहाँ पर आपको चीज़ें बताई जाएंगी कि यार आपके पास दो डाटाबेसेस हैं या दो दो आपके पास टेबल्स हैं, उनको आपने ज्वाइन किस तरीके से करना है। ये खैर आप सब ने क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है तो आप सबको पता होगा कि हमारे पास 4 या 5 किस्म की जॉइंट्स होते हैं, इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, ये सारे, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम वही जॉइंट्स का बस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आपने दो डाटा फ्रेम्स को मर्ज करना है, आप मर्ज का फंक्शन लिखोगे, आप बताओगे कि किस डाटा फ्रेम को किस डाटा फ्रेम के साथ मर्ज करना, और आप अपनी प्राइमरी की या फिर आपकी जो यूनिक वैल्यू होती है जिनकी बेसिस के ऊपर आप दोनों को मर्ज कर रहे होगे आप वो लिखोगे। अच्छा, अब एक सवाल है कि अगर आप यहाँ पर ऐसी की दे दें जो कि मुख्तलिफ हो, यानी कि जो दोनों के अंदर देखो ना, क्योंकि डाटा फ्रेम 1 में भी और डाटा फ्रेम 2 में भी दोनों के अंदर ये सेम कॉलम होना चाहिए, ऐसे ही है। क्योंकि एक आप समझ लो कि प्राइमरी की तरह परफॉर्म करेगा और एक फॉरेन की तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। अगर ये होंगे तो ही दोनों मर्ज हो सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा कॉलम लिख लूं जो कि मौजूद ना हो तो क्या होगा, यानी कि एक ऐसा कॉलम जो कि दोनों के अंदर मौजूद ना हो या एक के अंदर हो बट दूसरे के अंदर ना हो तो क्या होगा? कैसे होगा? एग्जैक्टली हम मर्ज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को मर्ज करने के लिए ये जानना जरूरी है कि यार कॉलम नंबर 1 क्या, कॉलम नंबर 2 क्या, क्योंकि देखो ना आप रैंडमली डाटा को यूं नहीं जोड़ सकते, ठीक है। अच्छा, इसका भी हमारे पास मेथड है। अगर आप कहते हो यार हमारे पास दो वैल्यूज, दो कीज हैं वो सेम नहीं है, फिर हम क्या करें? फिर हमारे पास फंक्शन आता है कनकैटिनेट का। कनकैटिनेट का फंक्शन ये नहीं देखता कि यार आपके जो डाटा फ्रेम्स हैं उनमें सेम कॉलम है या नहीं है, ये बस जोड़ देता है आपके दो डाटा फ्रेम्स को। फिर चाहे आपका नीचे की जो डाटा फ्रेम है वो नल ही क्यों ना, यानी कि माइट भी पॉसिबल ना कि डाटा फ्रेम 1 के अंदर 1000 वैल्यूज पड़ी हो और इसके अंदर 200 वैल्यूज पड़ी हो, तो अब ये क्या करेगा, ये दोनों डाटा फ्रेम्स को यूं करके जोड़ देगा। इसको फिर फर्क नहीं पड़ता कि सेम कॉलम्स हैं या सेम कॉलम नहीं है, ये बस आपके डाटाबेसेस को यानी कि दो टेबल्स को जोड़ता है बस। इसी तरीके से जॉइंट का ऑपरेशन ये सेम उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से डाटाबेस के आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। आप बताते हो कि मेरे डाटा फ्रेम को जोड़ दो किसके साथ, डाटा फ्रेम 2 के साथ
और आपने इसके अंदर जॉइंट कौन सा यूज करना है, ठीक है ना। ये आपका फिर जॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज बोल करो, मैंने शायद ऊपर ये देखो, ये एक ना मैंने छोटा सा कह लो कि वो बनाया था, एक नया डाटा फ्रेम बनाया था, ठीक है ना। इसके अंदर अगर आप गौर करोगे ना तो मैंने एज के अंदर एज ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा यानी कहना कह लो कि वैल्यूज को मुख्तलिफ करने की कोशिश की है, तो इस लिहाज से देखना ये चीज़ मेरी यहाँ पर आनी चाहिए थी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप दिमाग से देखो तो आपकी जब दो डाटाबेसेस को जोड़ते हो तो सेम वैल्यूज़ उसी के नीचे आ जाती हैं, ऐसे है ना। यहाँ पर मैंने नाम मुख्तलिफ रखा था, इसलिए उसने क्या किया, उसने एक अलग कॉलम बना कर रख दी इसे। और क्योंकि मेरी यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 वैल्यूज़ पास की थी, तो उसने मेरी सिर्फ 3 वैल्यूज़ यहाँ पर रखी है। उसके आगे क्योंकि जोड़ा हुआ मैंने कनकैटिनेट किया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट एंड राइट जिसे कहते हैं ना की, तो उसने क्या किया, मुझे सारी उसने नल दिखा दी, ठीक है। क्योंकि आगे जारी सी बात है ना, आगे भी तो डाटा को परफॉर्म करना था ना पूरा, तो उसने क्या कर दिया, बाकी सारी जगह पे नल रख दी। अच्छा, इसी तरीके से टाइम सीरीज, ये भी एक प्रॉपर पूरा का पूरा ना आपका लेक्चर बनता है। वैसे मुझे आइडिया नहीं है, आप में से किसी ने डाटा साइंस के रिलेटेड तो नहीं पढ़ना है ना, ज़्यादातर एआई के रिलेटेड डन है, तो फिर मेरे ख्याल में आप लोगों को टाइम सीरीज करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि टाइम सीरीज का ना प्रॉपर आपको एक लेक्चर होता है, और ये बड़ा औखा यार, बहुत ज़्यादा औखा है टाइम सीरीज का। होता क्या है? यार इसके अंदर ये होता है कि आप टाइमली बेसिस के ऊपर अपने डाटा को एनालाइज करना सीखते हो। टाइम के हिसाब से? टाइम के हिसाब से, आज क्या था, कल क्या था, परसों क्या था, अगले दिन क्या हो जाएगा, ये उस लिहाज से एनालिसिस है पूरा का पूरा। और इसका अच्छा एक काम करते हैं, अगर तो किस हमारे पास वैसे आज कितने लेक्चर्स हो गए हैं हमारे, तो दो अंदर से स्किप हो गए, लेट आया 8 बजे। 8 हो गए हैं, मैं तो 6 हुए थे, मुझे लग रहा है। 6 या 8 नहीं भाई, 2 दिन स्किप हो गए ना, एक वो बसंत वाला और उसके बाद ये अभी जो बसंत अला कब स्किप हुआ? वो बेसिकली स्टार्ट होना था ना, हाँ। मतलब आप उसको काउंट कर नहीं सकते। यार जहाँ तक मुझे याद है 15 से स्टार्ट हुए थे हमारे लेक्चर्स, क्या ख्याल? मैं डेट देख सकता हूँ, बड़ी होगी। हाँ देख लेना एक दफ़ा, क्योंकि जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है ना, हमने 15 से स्टार्ट किया था, सर ने मुझे कहा था 15 फरवरी से स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर्स। बाकी ये करवा दीजिए। ये मैं करवा दूंगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक ये डेडिकेटेडली फिर इसका लेक्चर होगा टाइम सीरीज का। ये ज़्यादातर थोड़ा सरदर्दी वाला है लेक्चर, क्योंकि इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, स्टैट्स के हवाले से आपको बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो इंशाल्लाह फिर मैं अगले लेक्चर में ना आपको स्टैट्स भी करवाऊंगा और वो भी कराऊंगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ की टेंशन है, एक चीज़ की टेंशन ये है कि ये है सिर्फ 2 मंथ का कोर्स, और हमारा कंटेंट अभी इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है मेरे लिहाज से कि 2 मंथ में कवर नहीं हो रहा, तो उसका आप क्या करें? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसके अंदर मेंशन नहीं है, बट मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे लिहाज से वो पढ़ाए बगैर आप नहीं चल सकते। मेरे लिहाज से डाटा एनालिटिक्स पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, सर ने वो मेंशन नहीं किया हुआ इसके अंदर। तो क्या करें इसका? तो मेट्रो भी तो सी को व्यक्ति करने के लिए थे। वो तो यार वो तो उसमें है ही क्या यार, डॉट लाइन लिखोगे तो लाइन बन जाती है, डॉट बार लिखोगे तो बार फंक्शन बन जाता है, वो तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, मैं फिर यही कहते हैं यार, नहीं ना, मसला ये है साइकिल लर्न शुरू करवाने से पहले आपको मेथडोलॉजीज बतानी है, इनकोडिंग की, डाटा इम्बैलेंस की, डाटा डिटेक्शन की, आपकी जितने भी जो आउटलायर्स हैं उनको रिमूव करने की, डाटा विजुअलाइजेशन की टूल्स बताने हैं आपको। ये इसके बगैर मैं आगे नहीं चल सकता, और ये 5 दिन के अलग-अलग लेक्चर्स बनते हैं, यानी कि 5 अलग लेक्चर्स हैं ये। या फिर एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं हम कि ना, आपको मैं वो डॉक्यूमेंट पूरा दे दूंगा, जो मैंने नोट्स बनाए ना वो इसी तरह सेम ऐसे ही नोट्स हैं। मेन जो फंक्शन यूज होते हैं ना, मैं आपको वो बता दूंगा कि यार ये मेन फंक्शन है, वो आप बाकी के जो जितने भी एल्स फंक्शन है ना वो आप खुद ही देख के कर लेना। जो मेन फंक्शन है वो मैं कराता हूँ, जिस तरह आप एक हम अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि ये देखो हम सर ये जो क्लासेस हो रही है ना मेरी नेटवर्क में, जी उसमें वो हमें हकीम फेस को यूज करना, जैसे मॉडल्स बने होते हैं। हाँ जी उनका ये तो आपको एकदम ही इस तरह उन्होंने की जंप करा दी। बहुत ज्यादा
लेकिन समझ आ रही है हाँ वो डेफिनेटली आपका बैकग्राउंड क्योंकि ऐसा मैंने पाइथन पढ़ लिया था ना आपसे, इसलिए मुझे समझ आई। सही सही मतलब मुझे उसका पता चला कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स और ये ओके डन है। तो वो हगिंग फेस के ऊपर आपको एज अ क्या सिखा रहे हैं, डायरेक्ट मॉडल्स मॉडल ही यूज डिप्लॉय कर रहे कर। हैं और उसमें काफी ज्यादा मॉडल्स हैं। हाँ वो तो खैर आपके आगे बहुत इंडस्ट्री में होते ये हैं। इस्तेमाल होगा। हाँ ऐसे ही है। मॉडल तो बना दूंगा। मैं चाह रही थी कि इस तरह का कुछ आप कोई करें। हम आगे वो आगे बढ़ेंगे ना, असल में मैं आपकी बेस बनाना चाह रहा हूँ। मैं ना लाइक मैं देखे मैं एक बात बताता हूँ। वो बेस नहीं बना रहे, वो हमें हाँ वो आपको डायरेक्ट लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखे ना उन्होंने ना पाइथन पढ़ाई ना आपको डाटा एनालिटिक्स के बारे में बताया। अब लाइक मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर आप इंटरव्यू में कहीं भी बैठेंगे ना, या चले आपकी कंपनी पहले से ही एलिजिबल है कि आप वहाँ पे काम कर रही हैं, बस आपने एक नई चीज़ सीख के बैठना है वहाँ पे, फिर भी अगर आपको पता ही नहीं है कि यार मेरे डाटा के अंदर नल वैल्यूज पड़ी हैं और मैंने उनको रिमूव कैसे करना है, तो फिर फायदा नहीं है। यूज तो कोई भी करने सिखा देगा, यूज तो आपको चैट जीपीटी भी सिखा देगा। अब यहाँ पे जाके लिखोगे जी हाउ टू रिमूव नल वैल्यूज, वो आपको फंक्शन दे देगा, फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके रन कर लो, वो तो मसला ही कोई नहीं है। बट मसला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम ये कब यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। असल एआई के बंदे का काम ही यही है, नहीं तो वो तो कोई भी नॉन प्रोग्रामर बंदा भी कर सकते हैं सारी चीजें। तो वह इसीलिए ये फाउंडेशन बनाने में थोड़ा सा ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा हमें, बाकी नहीं, तो इंशाल्लाह इस कोर्स जाना। में वैसे हमने क्या कवर करना इस कोर्स के अंदर मेरी जो हवाले से था ना, मेरा यही था कि आपको पहले फाउंडेशन बनाई जाए, उसके बाद आपको मॉडल्स यूज़ करना सिखाया जाए। यही पहले मशीन लर्निंग के, फिर डीप लर्निंग के, फिर एनएलपी के, किसी लिहाज से कंप्यूटर विजन के भी, और फिर हम ईआई के ऊपर जो डायरेक्ट ईआई जो एलएलएम्स वगैरह होते हैं, जो बने बनाए मॉडल होते हैं, उनको यूज़ करना सिखाया जाए, जो असल ईआई का काम है इवेंचुअली। तो ये चीज़ है। वैसे अगर आप लोग कहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले एआई वाले पार्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाए और उसके बाद फिर ये सीखें, क्योंकि ये है मैनुअल वर्किंग वाला काम। जो एआई वाला सारा सीन है ना, वो थोड़ा सा मोर टूवर्ड कह लो कि एपीआईज का यूज़ करना और बने बनाए फंक्शन यूज़ करना, वो ये चीज़ है। जब हमें वो आ जाएंगे तो फिर मैनुअली हमें एक बार जरूरत पड़ेगी या नहीं? पढ़ देती है। है। इसको भी रिवाइज बाद में तब करना है। बेसिक से शुरू करते हैं ना। एडवांस नहीं, मैं आपको टाइम बताता हूँ, लाना अगर पड़ता आप है, एआई 2 देखो, मंथ मैं आपको एक कंप्लीट बात हो बताता जाए हूँ, और वो अब आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको कहा मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, अगर आप 2 मंथ से ज़्यादा भी पढ़ेंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, वो मेरा इशू नहीं है। मैं होता है सिखाना तो पूरा प्रॉपर सीखो। अगर ये इशू नहीं है तो फिर ठीक है, आप स्टार्ट कर लें 3 मंथ का कर। अगर इंस्टीट्यूट होगा तो कोई मसला नहीं है, तो हमें भी नहीं होगा। इंस्टीट्यूट का मुझे नहीं पता कि मसला है या नहीं है, मुझे सर ने कहा हुआ कि 2 मंथ्स के अंदर आपने कंप्लीट करना है। मुझे 2 मंथ एक्सटेंड हो जाता है, बाद में इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि नहीं भाई बैच स्टार्ट करना है। हाँ ये एक इशू बन सकता है कि अगर न्यू बैच आ गया तो फिर उसके अंदर आपको, क्योंकि रूम्स इनके पास अभी थोड़े ही हैं, कोई मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि नया रूम अलॉट करवा दूँ। कोई ना, अगर इंस्टीट्यूट वालों को कोई प्रॉब्लम होगी हाँ ये एक छोटा सा इशू है, ये एक छोटा सा तो है ही है। सही 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 सही। चलो उसके भी यार देख लेते हैं। मैं अच्छा एक काम कर लेते हैं, मेरे लिहाज से ना एक चीज़ है कि एआई ना, पर्सनली एआई पढ़ने के लिए या एआई का काम करने के लिए आपको पीछे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो मैंने आपको थोड़ा सा रोड मैप बताता हूँ। ये देखिए, मेरा जो अपना डाटा साइंस का कोर्स है ना, मैं उसमें सबसे पहले करवाता होता हूँ पाइथन, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। खैर आप लोगों ने तो बहुत जल्दी कंप्लीट किया, उनका मैं तकरीबन 2 वीक्स तक लगवाता होता हूँ सिर्फ, और वो डेली की बेसिस की क्लासेस होती हैं। मैं घर में ही पढ़ाता होता हूँ यार, जूनियर्स को, ये जूनियर्स की हैं। अच्छा ये पाइथन हो गई आपकी, पाइथन के फ़ौरन बाद आपका आ जाता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस, अच्छा इस डाटा एनालिसिस के अंदर ना मैं क्या क्या करवा रहा होता हूँ, मैं वो आपको बताता हूँ। हाँ डाटा एनालिसिस में सबसे पहले आपको नमपाई पांडा आ गया, इसके अंदर आपको पता चल जाता है कि यार टूल को यूज़ कैसे करनी है, यानी कि आपको लाइब्रेरी के हवाले से इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। इसी के अंदर आपको क्योंकि ये लाइब्रेरी वाला पार्ट है, इसके अंदर आपका मैटप्लॉलिब और सीबॉन वगैरह भी आ जाता है। ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, मैटप्लॉलिब सीबॉन, ये तो बस आप फंक्शन लिखते हो, और ये तो आपको खुद भी लिखने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी पढ़ा नहीं तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओ, डॉक्यूमेंटेशन से बस कॉपी पेस्ट कर लो, वो मसला ही कोई नहीं होता, इसमें कोई साइंस ही नहीं है। अच्छा फिर मैं सिखाता होता हूँ टेक्निक्स या मेथडोलॉजीज, ठीक है ना, जहाँ पर आपकी नल वैल्यूज़ को रिमूव करना,
आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना, आपकी सपोज कर लें आपकी जो डाटा आउटलायर्स हैं, डाटा के आउटलायर्स को रिमूव करना, और इसके अलावा आपकी डाटा की इंटेग्रिटी को देखना, आपकी डाटा की जो जितनी भी मेंटेनेंस है उसको देखना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है ना। ये आपकी मेथडोलॉजीज आ गई। फिर एक चीज़ होती है जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, जिस तरह मैंने कल आपको पढ़ाया उसके हवाले से, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और प्रेडिक्टिव एनालिसिस, उसके लिहाज से मैंने आपको चीज़ें कराई, ठीक है ना। और लास्टली इसके अंदर आ जाता है जो कोडिंग वाला पार्ट है इसका सारा, क्योंकि ये जितने भी ये तीन चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ें आपकी नॉन कोडिंग है, ये ज़्यादातर आपके दिमाग की स्ट्रेटजीज हैं, और ये दो चीज़ें आपकी जो हैं ये कोडिंग से रिलेट करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो फंक्शन जितने भी पढ़ाए हैं ना वो मैं आपको बता रहा होता हूँ कि यार किस किस तरीके से करने होते हैं। ये conclusion है लास्ट वाला। ये कह सकते हो कंक्लूजन है। अच्छा, ये जो डाटा एनालिसिस वाला पार्ट होता है ना, ये आगे लिंक्ड होता है मशीन लर्निंग से, अगला पार्ट जो कि हमारा आता है, ठीक है ना। मशीन लर्निंग के अंदर सबसे पहले आपको फीचर इंजीनियरिंग आनी चाहिए, ठीक है, आपको आनी चाहिए सबसे पहले फीचर इंजीनियरिंग, क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग के मॉडल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, और मशीन लर्निंग के मॉडल्स के हवाले से फिर उसके कोड्स, ठीक है ना। ये वैसे मैं स्टेटिस्टिकली पढ़ाता हूँ सारा का सारा, बट आप लोग क्योंकि इतना डीप मॉडल्स नहीं बना रहे होंगे तो मैं स्टेटिस्टिकली नहीं पढ़ाऊंगा, या आपको डायरेक्ट कोडिंग ही करने सिखाऊंगा। हाँ, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा कि यार रिग्रेशन के कौन से मॉडल होते हैं, आपके जो क्लासिफिकेशन के मॉडल्स है वो कौन से हैं, कौन कौन से कब यूज़ करने, ये इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन पूरी होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसी के बाद रिलेट करता है आपका डीप लर्निंग। अगर आपने मशीन लर्निंग पढ़ी हो ना तो डीप लर्निंग आपके लिए ज़्यादा कह लो कि आसान हो जाती है। इसके अंदर भी हम 4 टाइप की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ये डीप लर्निंग के ही आगे कह लो कि फील्ड्स हैं। डीप लर्निंग के अंदर सबसे पहली फील्ड आ जाती है यार आपकी यानी कि ये फील्ड्स नहीं, इसके मॉडल्स की बात कर रहा हूँ। हम मॉडल के अंदर 4 टाइप ऑफ मॉडल देखते हैं। हमारे पास सिंपल मॉडल ENN जिसे बोलते हैं, फिर उसके बाद हम CNN यानी कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं RNN, LSTM और GRUs, और आखिरी होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, जिसके अंदर ये सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं नॉर्मल स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल टास्क करने के लिए, ये हमारे आ जाते हैं कंप्यूटर विजन के टास्क करने के लिए, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाते हैं अल्लाह भला करे NLP के टास्क करने के लिए, और ये ओवरऑल द बॉस है भाई, ये हर टाइप का काम कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, डीप लर्निंग पढ़ने के बाद हमारे पास आगे 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। हम कंप्यूटर विजन पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर विजन, और हमारे पास दूसरा होता है NLP, ठीक है। NLP के अंदर टेक्निक्स, मेथडोलॉजीज, उसकी सारी मॉडल्स वगैरह ये अलग से पढ़ते होते हैं हम, ठीक है ना। कंप्यूटर विजन क्योंकि मेरी डोमेन नहीं है, मैंने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, हाँ थोड़ा बहुत मैंने काम किया हुआ, लाइक योलो एल्गोरिदम है और 2-3 और एल्गोरिदम है जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, तो वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। बहरहाल मेरी बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। फिर हमारे पास आ जाता है अल्लाह भला करे AI एक स्टैंड अलोन है। AI के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी पीछे चीज़ें आनी चाहिए, वो ये चीज़ है। हाँ, AI के लिए सिर्फ आपको पाइथन आनी चाहिए, उसके लिए डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ज़रूरी नहीं है। AI के अंदर आपको बस ये पता होना चाहिए कि यार मैंने किस तरीके से अपना मॉडल पकड़ना है और मैंने किस तरीके से अपना काम निकलवाना, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यूजुअली मेरा जो कोर्स है वो सिर्फ इस पार्ट के ऊपर 6 महीने लगाता है, ठीक है, डेली बेसिस की क्लासेस के ऊपर, जिसके अंदर मैं 4 डेज क्लासेस ले रहा हूँ तो 2 दिन प्रैक्टिकल होता है, 2 दिन समझ लो लैब टाइप कह लो। और AI रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला चीज़ है, तो ये है। अब आप लोग मुझे खुद सजेस्ट करो कि अब हम इस मेथड के थ्रू जाएं। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मुझे बहुत लाइट वेट पे पढ़ानी पड़ेगी, लाइक बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि मैं मिस करूँगा क्योंकि 2 मंथ के कोर्स में पूरा नहीं हो सकेगा। हाँ, AI का है फिर कि AI जल्दी थोड़ा सा हो जाता है, इसके अंदर बस आपको API ही यूज़ करनी चाहिए और कोई नया चीज़ में है, तो वो एक दफ़ा मुझे बता दो क्या करना है। डायरेक्ट हम AI के ऊपर जब कर जाए या फिर इस पूरे डाटा मैप को फॉलो करके फिर AI के ऊपर। तो 6 से ज़्यादा मंथ आपको बता रहे हैं।
प्रोफेशनल भी है ना, जो आजकल ऑफिस में काम में जो जॉब करने में भी हेल्प करे, आप उस पे करें। क्योंकि देखिए आपने कहा था कि एक ये डोर ओपन करने के लिए इतनी कोडिंग करें, स्क्रैच से काम करें, तो वो कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग ऐसे ही है, बिल्कुल उससे ऐसे अच्छा है कि जो चीजें हमारे पास पहले बनी हुई उनको यूज करो है। और सीखो कि उनको कैसे यूज करना है। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल है ये ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे लिहाज से अच्छा वो मुझे आइडिया एक बता दो कि बाकी कितनी क्लासेस रह गई हमारी। फिर से स्टार्ट हुई है 15 मार्च को 15 है 3 से 20 में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनी? 12 12। ओ फिर तो टाइम है आराम से। 6 वीक रहेगा, 6 वीक में 2 क्लासेस। 6 वीक्स में 2 क्लासेस। एक सेकंड, ये मंथ पूरा तकरीबन पूरा हो तो गया है, ये एक मंथ, बाकी एक मंथ रह गया है। और एक मंथ में पीछे 2 क्लासेस 2 वीक हमने भी करा। अभी इसमें एक वीक और होगा, फिर नहीं, 15 मार्च आएगा। इसलिए तो आज पूछा ना कि आज कितनी क्लासेस हो गई हमारी। तो जैसे कि सर की डेथ वाली क्लास हमारी वो मिस हो गई थी, वो आज के दिन हो रही है। हाँ, सर उसके बाद ऐसे बसंत वाली जो देश है ना, गवर्नमेंट ने फिर छुट्टी कर दी थी, अच्छा वो भी नहीं हुए थे यार, मुझे मैं एक सेकंड सर, नहीं हुए थे बसंत वाले। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं एक सेकंड ना एक वो चीज़ देख लूँ, ये क्या सीन है उसका। सर ये 4 फेब नहीं स्टार्ट हुआ है, ये ग्रुप के जो सबसे पहले था। अच्छा चलो, ये भी वैसे स्मार्ट सर क्लासेस एक्सटेंड करवा लेंगे, इतनी कौन सी बड़ी बात है। सर क्योंकि कुछ बच्चे लेट भी आते हैं, हमने इन्होंने जब आप लोग की 2 क्लासेस हो गई थी तो आपने मुझे कॉल करके कहा था कि वो क्लासेस का आगाज हो चुका है जी, आप आ जाएं। आज बिल्कुल। नहीं, मुझे सिर्फ 4 एक फेब के बाद हुई है क्लास सैटरडे को, ओरिएंटेशन डे था। हाँ, 4 फेब ओरिएंटेशन डे था एंड पहली क्लास का लिंक जो सेंड हुआ है वो नहीं है, ओरिएंटेशन का लिंक है। हाँ, 15 से स्टार्ट हुई है। 14 फरवरी को हमारी शायद पहली क्लास थी। हाँ, 14 फरवरी को पहली क्लास थी। डन है। हाँ अगर 14 फरवरी से आज तक देखा जाए तो बीच में बस 2 क्लास मिस करनी है, तो लगाओ कितने हो गए। 1 2 3 वीक है, ऑलमोस्ट 3 वीक है। 14 फरवरी ये बन गया ना, तो 1 2 हो गई क्लासेस, 2 3 4 हो गई क्लासेस, 4 और ये 8वीं क्लास है। 8वीं क्लास है। 8वीं क्लास, हाँ 6वीं क्लास 6वीं क्लास होगी, ठीक है। यानी कि 6 हमारी हो गई हैं, 3 हफ्ते हो गए। बाकी हमारी कितनी रह गई हैं फिर? 16 दिन 16 6 निकाल 10 रह गए। 10 रह गई। टाइम है फिर, बहुत टाइम है, तो बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आराम से हो जाएगा। अच्छा, हम नए रोड मैप के हिसाब से हमारा अब 10 क्लासेस रह गई हैं, तो 10 क्लासेस में से हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अगर हम ये देख लें सारी मेथडोलॉजीज़ वगैरह, नेक्स्ट क्लास में हम मेथडोलॉजीज़ कर लेंगे। क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 हमारी होगी, जिसके अंदर हम ये मेथडोलॉजीज़ के साथ साथ कोडिंग भी साथ ही चलेगी। फिर हम मशीन लर्निंग की कर लेंगे, एमएल। फिर 2 3 मशीन लर्निंग के अंदर ही आपकी कह लो कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से वर्क करती है और रिग्रेशन कैसे वर्क करता है, ये देख लेंगे। 4 क्लास में हम देख लेंगे कि जी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बाद हम देख लेते हैं, इसके तो वैसे प्रीट्रेन मॉडल नहीं होता, डीप लर्निंग के हवाले से इंफॉर्मेशन देख लेंगे, ठीक है ना। डीप लर्निंग के जितने भी 4 के 4 हमारे पास ये मॉडल्स है, इनके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेंगे या देख लेंगे कि किस तरीके से चलते हैं। 5वीं क्लास में हम कंप्यूटर विजन के 1-2 टास्क कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कंप्यूटर विजन किस तरह से काम करती है। 6ठी क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह अपनी हम NLP को कवर अप कर लेंगे, और NLP में हम अच्छा NLP की 2 क्लासेस होंगी,
इसलिए क्योंकि एनएलपी के अंदर एक तो सबसे पहले आपको बताना होगा मुझे कि यार कौन कौन से काम हम करते हैं एनएलपी में, ठीक है। ये एनएलपी की थ्योरेटिकल क्लास होगी और फिर एनएलपी का अब हम एक प्रैक्टिकल क्लास रखेंगे जहाँ पर आपका प्रॉपर कोई एक बना बनाया मॉडल हम यूज़ करके इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद मसला ये है कि कैसे यूज़ करेंगे ना। मेरी मशीन इतनी काबिल है ना, यहाँ पर किसी की दिख रही है। तो आपने कंप्यूटर में बात है कंप्यूटर विजन का तो चलो आसान है ना, वो गूगल कोलैब के ऊपर ही करता हूँ तो मैं इसके पास ये गूगल कोलैब के इस पे ऊपर ही हमें भी करवाना है। एनाकोंडा जुपिटर नहीं होगा ना, वो क्लाउड पे थोड़ी है आपका एनाकोंडा जो है। नहीं, मैंने तो लोकली यूज किया, जब यूज किया उससे वो तो लोकल है। डाउनलोड नहीं करना पड़ता। हाँ ना, तो लोकल हुआ है। हाँ, ये ऑनलाइन है आपका, तो यहाँ से जीपीयू मिल सकता है। हाँ, इसके ऊपर ट्रेन कर लेंगे। ओके, डन डन, इसी के ऊपर ट्रेन कर ले, क्योंकि कंप्यूटर विजन का ही मॉडल मैं इसी के ऊपर ट्रेन करता हूँ, ठीक है। डन हो गया। अच्छा जी, एंड हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 8वां लेक्चर, उसके अंदर हम ईआई के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और फिर मज़ीद फर्दर ईआई को ही देखेंगे। 8, 9 और 10 यहाँ पर हम एजेंटिक ईआई के हवाले से देख लेंगे। यहाँ पर ना सबसे हम पहले चैटबॉट बनाना सीखेंगे एक, ठीक है, कि एनएलपी सॉरी इसके थ्रू, यानी कि एक एआई के थ्रू आप एक चैटबॉट किस तरह बनाते हो। ये 15 मिनट का काम है, ठीक है ना। बट इशू ये है कि आप इसको स्केल अप नहीं कर सकते। उसके लिए स्केल अप करने के लिए आपको, असल में ना मैं आपको एक मजा बताता हूँ। लोग खुद का मॉडल क्यों बनाते हैं? खुद का मॉडल बनाओगे ना तो वो आपको पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका अपना जाती मॉडल है। आप किसी और के मॉडल से कुछ पूछ नहीं रहे हो। जब आप किसी और का मॉडल यूज करते हो ना तो वो उसके पैसे चार्ज करता है एपीआई के, ठीक है ना। तो ये मसला होता है। अभी आप लोग जो पढ़ोगे वो एपीआई के थ्रू होगा। अगर आप अपना जाती मॉडल बनाना चाहते हो तो वो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास ना इतने रिसोर्सेज है, ना इतना डाटा है, ना इतनी बिजली है भाई। आपके भाई वो जितना बिजली का बिल आ जाएगा ना भाई, ने कहना तू कारो बाहर निकल, क्योंकि आपका 24 आवर रनिंग में ही चल रहा होगा। आपको मजा बात आता हूँ, आपको पता है चैट जीपीटी को ट्रेन होने में कितना टाइम लगा था? ये तो पानी की बोतल पीती है। पीती नहीं है भाई, पानी नहीं पीता। खैर, वो उसके ऊपर लगाते हैं ताकि नहीं, ऊपर भी नहीं लगाते, मैं बताता हूँ आपको। आपके ख्याल में चैट जीपीटी को ट्रेन होने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम लगा होगा? ये मैं चैट जीपीटी की 2.0 की बात कर रहा हूँ। मैं कोई आई थिंक 1 to 2 years आइडिया मैंने बताया था वैसे क्लास में पहले दिन ही। 3 साल लगे थे उसको ट्रेन होने में, 3 साल। और डाटा कितना था? 3 साल लगे। और पता डाटा कितना था? उसका डाटा था तकरीबन आपके ट्विटर के ऊपर जितना भी माल पड़ा है वो सारा उसने उसके अंदर से कितना भर दिया। तो आपके पास पहली बात है इतना डाटा नहीं है, हम कहाँ से ही डाटा लेके आएंगे? और चलो आप कहते हो जी हाँ, आप लोगों को ग्रुप टास्क दिया जा सकता है, बट फिर वो मॉडल ट्रेनिंग में मसला आ जाएगा। ट्रेनिंग नहीं आप करा सकते। हम ये कर सकते हैं, एक आप जाती चैटबॉट बनाओ, बड़ा मजेदार सीन होगा, जिसके अंदर आप सारे लोग पहले डाटा खुद स्क्रैप करोगे। लाइक आपने कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पढ़ लिया, वहां का डाटा ले आए, आपने एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया। आप सब लोग अपना अपना डाटा लेकर आओगे, एक जगह डाटा इंटीग्रेट करोगे एज अ फुल टीम, ठीक है ना। फिर आप लोग क्या करोगे? आप सारे लोग अपने अपने मॉडल्स को ट्रेन करोगे। लाइक आप क्या करोगे? ये तो आपके टास्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का डाटा लेके आना। लाइक अगर आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग बॉट बनाना चाहते हो तो आप उस टाइप का डाटा लेके आओगे। सपोज करो आप गाड़ियों के हवाले से आपने चैटबॉट बनाना है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? गाड़ियों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आओगे, उसको एक जगह स्टोर करोगे और उसके बाद फिर आप उसके साथ बातचीत करोगे, है ना। अच्छा, कॉल एजेंट्स होते हैं। अच्छा, वो जो आप उसकी बात कर रहे हो, वो जो फोन के ऊपर होते हैं ईआई बेस एजेंट, यार वो मुश्किल काम है जरा। उसके अंदर ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिलती नहीं होती। मैं रिसेंटली कॉल एजेंट काम कर रहा था एक, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास एक भी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई मतलब कि इतना पागल नहीं है। इंडिया में तो है, जब वहाँ हम लिंक को तो सेंड कर देते हैं, मतलब वीडियो रील्स में देखते हैं, तो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं होते। हाँ, कह सकते हो आप। ऑब्वियसली ये तो आप जरी सी बात है, डेवलपमेंट के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। अच्छा खैर,
मैं आपको ये बता रहा था कि क्या बता रहा था, चैटबॉट का मैंने आपको ये बता दिया था कि हम जो यूज़ करेंगे ना, हाँ आपको प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहा था कि आप प्रोजेक्ट ये बना सकते हैं कि थोड़ा मॉडल आपने ट्रेन कर लिया, थोड़ा मॉडल आपने, थोड़ा मॉडल आपने, थोड़ा उसने, थोड़ा आपने, ठीक है ना। आप सबने अपना अपना मॉडल ट्रेन करके ना फिर एक जगह उस मॉडल को इंटीग्रेट करना। फिर एक बंदा ऐसा होगा या 2-3 बंदे ऐसे होंगे जो उसका फ्रंट एंड बना लें और फ्रंट एंड के साथ उसको पीछे इंटीग्रेट कर दें। ये आपका एक ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकता है। क्या ख्याल है? दो काम कर सकते हो आप एक इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रोजेक्ट बना सकते हो और आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट बना सकते हो। इंडिविजुअल लेवल पे जो होगा वो तो बनाना बहुत कंपैरेटिवली आसान होगा। ये जो ग्रुप वाला बनाओगे ना, इसमें आपको मजा बहुत आएगा, क्योंकि यार आप एज अ टीम काम कर रहे होगे, आपको पता होगा कि यार अच्छा ये मसला है, इनको एज अ टीम कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये काम आसान नहीं होता एज अ टीम करना। आपको पता है आधा काम उधर हो रहा, आधा काम उधर हो रहा, आधा काम इधर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर सुपरविजन भी देखनी पड़ती है। तो ये आप लास्ट पे डिसाइड कर लेना कि आपने किस तरह करना है, एज अ टीम काम करना है या एज अ इंडिविजुअल, वो आपके ऊपर है टोटली। अच्छा, फिर हम एआई से रैक सिस्टम बनाना सीखेंगे। रैक सिस्टम क्या होता है यार, आपने आजकल देखा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चैट जीपीटी को अगर आप पूछोगे कि कल मैं छुट्टी कर सकता हूँ अपने ऑफिस से, तो चैट जीपीटी क्या कहेगा आपको? और वो जनरल आंसर देगा, वो कहेगा कि जी 3 छुट्टियां अलाउड होती है, 3 छुट्टी के बाद अलाउड नहीं होता। हो सकता है कि आपकी कंपनी एक भी छुट्टी अलाउ ना करती हो, ठीक है ना, हो सकता है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। हाँ जी। हमने ना कहीं जाना था, तो उसने ना पार्टिसिपेट करना था दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में। अच्छा वो बहुत दूर था, अभी रमजान को शूटिंग पहले हो जाती है। ओके। उसने वहाँ पे भी ना पोएट्री वगैरह करनी थी। हम्म। हमने ना चैट जीपीटी से पूछा, सर जेमिनी से कि हम आने चाहते हैं, हमने उसको बताया हमारा बजट इतना ये हो। तो हमने उसको कहा कि अगर वो रिकॉर्डिंग हो चुकी हुई तो हमारे पैसे तो जाए जाएंगे। तो आगे तो उसने ऐसा आंसर दिया कि हमारा जाने को मन किया, हम रुकना नहीं चाहते थे। आया हाँ, वो कहती देखते हैं ये 250-300 का महीने नहीं लगता। यार, ऑब्वियसली ये देखो, एआई का काम ही आपको कन्विंस करना है। अच्छा, मैं आपको मजेदार बात आता हूँ, आप कभी शायद उसके ऊपर अगर गौर करोगे ना, अभी पाकिस्तान में वॉइस एजेंट्स काम नहीं कर रहे, बट आप ये हिसाब लगाओ कि अब मैं आपसे कॉल करता हूँ, आपको मैं कॉल करके कहता हूँ, सपोज करो आप एक सेल्स एजेंट हो, कभी सेल्स का काम किया? थोड़ा बहुत आइडिया? कॉल सेंटर में किया था। कॉल सेंटर में किया था। आप ना, आपकी कोई प्रोडक्ट आप मुझे वो बेचने की कोशिश करो, और फॉर एग्जांपल जब हम कॉल सेंटर में ना, तो हम उनको बताते थे जैसे कि वहाँ पे मेरी मैटन थी, तो वहाँ पे मींस कि जैसे कि मैं यहाँ पे टेनर होती है, तो वहाँ पे उनकी भी ऐसी कंपनी थी, उसका नाम नहीं आ रहा, जैसे कि उनकी वीडियो इसमें करके नाम कंपनी है, तो उनको हम कहते थे हम आपको ऑफर देंगे, तो वो बड़े यही पे क्वेश्चन करते थे कस्टमर। अच्छा चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक समझ लो अपना ज़ाती बिजनेस है और मुझे सोशल मीडिया मार्केटर की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो या आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो, अब आप मुझे कन्विंस करो कि मैं आपकी वो यानी कि सर्विसेज में। तो वो तो अगर हम पॉइंट्स और उसके बाद आप जो बुक्स है उसमें देखेंगे ना कि कुछ भी रेंडमली कुछ भी XYZ हुक्स लगा लो, XYZ कुछ भी लगा लो, कुछ भी यार, कुछ भी, मैं कहता हूँ रेंडमली। रैंडमली आप कुछ भी यानी कि ज़हन में बना लो, अच्छा यार आपके ये मसले मसाइल है, हम आपको इस तरह सॉल्व करके देंगे, इस तरह कर लो। चलें सर, सही बोलिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई ना सर, मेरा एआई का सीन है, मैं एआई डन 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 और आपकी सेल्स को मैंने इंक्रीज करना है। डन है। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप फिलहाल जिनसे कोर्स पे अपनी सेल्स इंक्रीज करवाते हैं, वो आपसे पर कॉल के 10 रुपीस लेते हैं, और वो भी सेल आ रहे हैं तो ठीक, ना आ रहे तो कोई मसला नहीं है, आपको उससे वो चार्ज कर लेते हैं, और उससे आपको मेन बात आप पैसे की नहीं, आप पैसे तो लगा सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम करती है कॉल आपको, और ये जो हमारा एजेंट है वो 1 सेकंड में मिलियन ऑफ लोगों को कॉल कर सकता है, और अगर आप हमसे लेते हैं तो हम आपको पर सेल के और कॉल भी नहीं, पर सेल के हम आपसे 8 रुपीस लेंगे, जो कि उससे बहुत कम है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप 8 रुपीज़ ले रहे हैं, इस 8 रुपीज़ के अंदर आपका जो एआई अगर वो गलती करता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हम हो गए, और हम अगर हमारा एआई या चैटबॉट गलती करता है तो हम आपको फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेल 300 की थी, हम आपको 600 देंगे उसके, अगर वो हमारा एआई गलती करता है तो। बहुत गलत कह रहे हो।
आपको पता AI की हेलुसिनेशन कितनी है? 30% हेलुसिनेट चैट GPT 4.5 करता है। 4.5 इनका सबसे बड़ा मॉडल है। हाँ याद है, चाइना का है। तो ये तो तुम लॉस में चले जाओगे। ये तो वैसे जानवर खाना अन्य अच्छा, कस्टमर को बनाना पड़ेगा। आप इस तरह आप देखो, आप अपनी अपनी कंपनी का लॉस करा के कभी नहीं कर सकते आप। हाँ, अब देखो, अब मैंने कल एक कॉल वो कर रहा था अपनी फ्रेंड के साथ ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था हम कॉल की ना, सेल्स पिच की। तो वो ना लाइक थोड़ा ढीठ बन के, यानी कि कहला एज अ ढीठ कस्टमर की तरह कह रही थी, नहीं जी नहीं, मुझे सर्विस चाहिए ही नहीं, मुझे सर्विस चाहिए नहीं। मैंने ना चैट जीपीटी से वो पूछा, सेम वही चीज मैंने कहा कि यार एज ए तुम अगर कॉलिंग एजेंट होते तो मैं अगर ऐसे एक्ट करता हूँ, तुम ऐसे रिएक्ट करो, क्या होगा? ये आपके सामने एक सेकंड, ये यहाँ पर ना इसका वॉइस एजेंट है, ठीक है? इसके वॉइस एजेंट को कभी यूज करना, आपको मजा आएगा, ठीक है? ये इसने मुझे कल पिच किया, मैंने अभी अपने दोस्त, यानी कि जो मेरी दोस्त थी ना, मैंने उससे कहा कि यार आप मेरी सर्विसेज ले लो, क्योंकि हम जो है ना आपको पर कस्टमर इतना इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। वो अड़ गई, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, मैं पुराने कस्टमर्स मेरे आते हैं, मुझे नए कस्टमर्स की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम ही यही था कि मैं पुराने कस्टमर को डील करूँ। अब मैं भी यानी कि वो हो गया, चुप हो गया। मैंने कहा हाँ यार, इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? मैंने AI को कहा, AI ने इतना प्यारा जवाब दिया ना, कहता है, यानी कि थोड़ा सा ना उसने अपनी टोन मुख्तलिफ कर ली। पहले वो बड़ा प्यार प्यार से बात कर रहा था कि अच्छा यार आप मेरी सर्विसेज ले लें, आपको ये फ़ायदा ये फ़ायदा ये फ़ायदा, ठीक है ना? जब मैंने कहा ना नहीं भाई, मेरे पुराने कस्टमर्स हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, उसकी टोन एकदम चेंज हुई है, उसका वॉइस चेंज हुई है बाकायदा। इसका वॉइस फीचर यूज़ करना, आपको पता चल जाएगा। कहता है हाँ, गुस्से में आकर थोड़ा सा, यानी कि नॉट एग्जैक्टली गुस्से में, थोड़ा सा हल्का सा गुस्से में आया, कहता है कि ना क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाहते? मैंने कहा मैं ग्रो करना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि जी पुराने कस्टमर्स के ऊपर ना रहे, नए कस्टमर्स लेके आइए, नए कस्टमर आपके पुराने कस्टमर बन जाएंगे, जिससे आपका 10x का फायदा हो जाएगा। मैंने कहा वाह यार, कमाल हो गया। तो AI हैंडल, ऐसी सिचुएशन हैंडल करने में बहुत कमाल है, नो डाउट। हाँ, मगर AI गलतियां कर देता है, सिंपल सी जो बात है, बहुत ज्यादा गलतियां कर देता है। लाइक बहुत ज्यादा, अभी तो बहुत ज्यादा, जब हम वीडियो का भी बना देता था कि हम सारा प्रॉम्प्ट देख के समझा देते हैं, फिर भी वो ग्लिच करते हैं। ऑब्वियस ही बात है यार, देखो AI आपका है क्या, आपके पीछे बैक एंड के ऊपर मैथमेटिकल वो चल रहे हैं, फंक्शन चल रहे हैं। ये कोई ऐसी नई चीज तो है नहीं कि आपको नहीं और कमाल हो गया ये वो। तो इसके अंदर बहुत सारी भी चीजें हैं जो कि आपको अभी समझनी पड़ेंगी कि नहीं यार ये इस तरह है और इस तरह। अच्छा ठीक है जी, हम इस तरीके से करेंगे कि हम पहले सबसे पहले चैटबॉट यानी कि एजेंटिक AI के ऊपर आएंगे। एजेंटिक AI के अंदर हम एक चैटबॉट बनाना सीखेंगे, ठीक है ना? फिर उस चैटबॉट के कुछ मसले मसाइल इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, मुझे पता है। उसी चैटबॉट के मसले मसाइल को हल करने के लिए हम एक रैग सिस्टम बनाएंगे। रैग सिस्टम क्या है? रैग सिस्टम होता है कि यार अब देखो, मैंने जिस तरह पूछा कि आपको अपनी कंपनी के हवाले से डिटेल नहीं आपकी चैट जीपीटी को पता होगी या किसी भी चैटबॉट को नहीं, तो ऐसा डाटा जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट डाटा है, ठीक है ना, उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे, रैग सिस्टम बनाते हैं। यानी कि आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी कह रही है कि जी हमारे लिए किस तरह का रैग सिस्टम बनाओ कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय आए ना, बजाय इसके कि वो सीनियर से पूछे और इधर उधर जाके पूछे, वो हमारे AI से पूछे और हमारा AI फुल डिटेल बताए। लाइक सपोज करो, अब मैं जिधर भी कंपनी में काम करने जाता हूँ ना, मेरे लिए सबसे बड़ा मसला क्या होता है, अक्सर सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर नमाज की जगह होती है, बट स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि आप इतने बजे नमाज पढ़ने जा सकते हो। अब बंदा पहले पहले दिनों में शर्माता है कि यार भाई काम कर रहे हैं, उसको क्या हिला के पूछूंगा यार भाई नमाज किधर पढ़ने में। पहले मैं खुद ही चक्कर लगाता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ कि यार कोई जगह है नहीं है, ये वो फ्रेंड खाने से, ठीक है ना? फिर मुझे जाके पूछना पड़ता है। अच्छा, फिर आपको ना एक ये भी है, देखो कुछ कुछ जगहों पे होता है कि आपको रूल होता है कि आप नहीं उठ सकते अपनी जगह से, ठीक है? जिस तरह मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप करने गया, मैं इंटर्न था भाई, मैं कोई वहां पे कोई काम नहीं कर रहा था, कोई ये नहीं। उसने मेरे लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दिया जो कि मेरी स्क्रीन की निगरानी करता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आउट ऑफ नो वेयर मैंने सिर्फ, उसने मुझे दिया भी काम क्या हुआ था, मुझे कोर्स दे दिया और कहता कोर्स पढ़ो, जो कि मैंने पहले ही पढ़ा था, और वो मैं कोर्स बैठ के पढ़ी जा रहा हूँ, ठीक है ना? और वो उसकी भी निगरानी कर रहे हैं। वो मॉनिटर करते हैं कि आप सीरियस हैं कि नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आउट ऑफ नोवेयर वो आपकी हर चीज को ट्रैक करते हैं। कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं वहां पर कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता। मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस गया, अल्फा ब्रिज, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस था। वहां पे मैं एज ए इंटर्न ही गया था। तो वहां पर ये सीन था कि आप पूरे दिन में जो मर्जी करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ,
एट द एंड ऑफ द डे आपके टीम लीड ने अगर आपसे काम पूछा और आपने वो नहीं किया ना, तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। बाकी आप पूरे दिन में वो 15 मिनट में काम कर लो, आधे घंटे में काम कर लो, 2 घंटे में काम कर लो, आपकी मर्जी है। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप बाहर नहीं जा सकते, खाना नहीं खा सकते, ये नहीं करते, वो नहीं कर सकते थे। बहुत सही था वहाँ पे रूल के साथ। तो ये सीन है। बाकी यार आपको डाटा इंजीनियरिंग के हवाले से आइडिया है थोड़ा बहुत? नहीं, एआई के हवाले से, एआईएमएल। आप फिर एआईएमएल के अंदर इंटर्नशिप्स इनकी आती है हर समर के अंदर, आप वो अप्लाई करो। ये इनकी अल्फा ब्रिज की लाजमी अप्लाई किया करो। एक वहां पर और एक है आईईटी, ये बिल्कुल दोनों साथ हैं। यार इंटरव्यू में ना वैसे डिपेंड करता है इंटरव्यूअर कैसा है। कुछ इंटरव्यूअर होते हैं जान के डराने वाले, कुछ इंटरव्यूअर होते हैं जो बस कहते हैं यार बस ठीक है जल्दी करो। वो आपसे बेसिक सवाल पूछेंगे, यार मशीन लर्निंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन का यूज करोगे, रिग्रेशन का यूज करोगे? नहीं, कोड मुश्किल ही है, आपसे भी कोड नहीं होता। सेटलमेंट का क्या नाम था? आईईटी, आईईटी इन्फिनिटी एज टेक्नोलॉजीज, ये दोनों साथ साथ ही हैं। अच्छा, ये जो ज्यादातर ने ये डाटा इंजीनियर हायर करते हैं और मैसिव अमाउंट में करते हैं, इनको चाहिए। और अच्छा मजा बताता हूँ, ये आपको अगर अल्लाह करके आप किसी तरीके से यहाँ पर लैंड कर लो ना अपनी इंटर्नशिप, तो ये आपको पहले तो इंटर्नशिप में पे करते हैं अच्छा खासा, 25 तकरीबन इन्होंने पे किया था, ठीक है, एज एन इंटर्न। और आपने बैठ के सिर्फ सीखना है बस, और कुछ भी नहीं। इनका टीम लीड माशाल्लाह कमाल बंदा है। इनका टीम लीड जो है ना वो IBM के अंदर काम करता है, 8 साल का उसका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। है यंग, तकरीबन कह लो होगा 30-31 साल का, बहुत अच्छा बंदा है ना। आपसे कॉर्पोरेट करेगा। कोई होता है ना टीम लीड झाड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर कि हाँ भाई ये देख मैं टीम लीड हूँ, जान के तंग करते हैं। वो इतना प्यारा बंदा है ना कि आपको सही सपोर्ट करता है, सही सारा कुछ गाइड करते हैं, वो बहुत सही है। वहाँ पर आपको डाटा इंजीनियरिंग पहले सिखाएंगे पूरी की पूरी, और सीखने के दौरान आपको सारा का सारा वो जो है अमाउंट भी पे करते रहेंगे। खाना फ्री होता है उनका, कॉफ़ीज़ वगैरह फ्री होती हैं आपके लिए, ठीक है ना। एट द एंड जब आप कह लो कि आपकी मर्जी है, आप वहाँ से लीव करना चाहते हो तो लीव भी कर सकते हो, आपकी मर्जी अगर आप वहाँ पर आगे कंटिन्यू करना चाहो तो कंटिन्यू भी कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली इनका 80 to 90% रेशियो है कि ये अपने ही इंटर्न्स को फुल टाइम कर लेते हैं। तो ये इनका सीन है। मेरा मसला ये था कि मेरी फील्ड थी नहीं, मैंने गलती ये कर दी, मैंने उनको जाके कह दिया मैंने डाटा साइंस ही करना है। मैं तब अड़ा हुआ था कि मैंने डाटा साइंस की ही फील्ड में जाना है, क्योंकि एआई ठीक है, एआई भी सही थी, बट ना मुझे ज़्यादा शौक नहीं था एआई का। और अभी इनका एआई का डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, ग्रूम भी नहीं था, तो मैंने कहा कि यार नहीं, मैंने एआई में नहीं काम करना। क्या हुआ? अब है एआई, अब है ये। आपकी ग्रेजुएशन किस ईयर? मेरी ग्रेजुएशन अभी ये रिसेंट होनी है, अभी अगले 3 मंथ बाद है। हाँ, हम तो दोनों सेम ईयर ही पास होएगा, टेंशन लो। जून में होना मैंने। कौन सी यूनिवर्सिटी? ये यूएमटी यार। यूएमटी में मैंने थोड़ा टाइम बहुत करता है, बहुत ज़्यादा। मेरा एक दोस्त था वो भी गया था यूएमटी, अच्छा, उसने पहले सेमेस्टर की दी छोड़ गया। बहुत टाइम बहुत करता है, एक लेक्चर सुबह एक दोपहर लेक्चर। हाँ, ऐसे ही होता है यार। आपके जीब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में पता क्या लेक्चर था? सुबह 8 बजे लेक्चर, अगला लेक्चर शाम 6 बजे। यार हम क्या करें 6 बजे तक? ऊपर से मेरा घर भी 1.5 घंटा दूर है, मैं कैसे आऊँ भाई? मैं एमईओ कॉलेज के पास, मैं बहुत दूर रहता हूँ भाई यूनिवर्सिटी के हिसाब से, मेरे लिए बड़ा हिसाब है। अब वहाँ पर वो फिर ऊपर से मसला ये था कि पहले दिनों में कोई दोस्त भी नहीं, बंदा वो होता है ना कि चलो दोस्तों के साथ बैठ जाए, नहीं भाई वो आधा घंटा। FYP यार, FYP ना हमारा अड़ा हुआ है। FYP हम कर रहे हैं यार। हम आपने एआई इंजीनियर देखा है? हम एआई सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं पूरा, कि पूरा का पूरा आपका एक डेवलपर, उसके अंदर फ्रंट एंड इंजीनियर होगा, एक बैक एंड इंजीनियर होगा, एक एआई इंजीनियर है, एक टीम लीड है, एक आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक आपका बीडी है, एक उसके अंदर वो, यानी कि पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर हाउस। आप बस अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, वो ऑटोमेटिकली डिस्कशन करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, जिस तरह की रियल सॉफ्टवेयर हाउस करता है, और वो आपको एक प्रोडक्ट बना के देंगे, डिप्लॉय भी करके देंगे। हम एजेंट्स, उसके अंदर एजेंट्स बनते हैं। एजेंट्स इस तरीके से बनेंगे कि आपके सबसे पहले एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा जो कि देखेगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट
कि क्या ये प्रोजेक्ट जो हम बनवाना चाह रहे हैं क्या ये फिजिबल भी है और रूल्स के हिसाब से है या नहीं है। लाइक कोई एक बंदा एक ऐसा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हमसे बनवा ले जो कि पूरी दुनिया को आराम से हैक कर सकता हो, कोई ऐसी चीज़ ना बनवा ली, क्योंकि ये तो पागल है ना, ये ने तो बनाना शुरू कर देना। तो वो कल बीबीसी के साथ ऐसा होगा। हाँ बीबीसी के एक एंकर आया तो वो मोहम्मद पाकिस्तान गया कोई, हाँ। उसको कहा कि अपना एक मिनट लैपटॉप दिखाइएगा, मैं आपको भी हैक करके दिखाता हूँ। तो वो चैटजीपीटी के पास गया, उसने कहा कि आई एम नॉट हैकर, बट उसने कहा क्लॉड, ये क्लॉड से भी हुआ है, ये क्लॉड से हुआ है। हाँ उसने आगे उसको हैक कर दिया, बस वार्निंग दी है, कुछ है कि नॉट वार्निंग दिखाई। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब देखो ना, अब फिल्ट्रेशन अगर आपकी ना हो, देखो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, चैट जीपीटी के ऊपर बहुत ज्यादा फिल्टर्स हैं। आप चैट जीपीटी को कोई गलत बात कर दो या कोई गलत बात करने के लिए कर दो तो वो नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर फिल्टर्स बहुत ज्यादा है। इसके बरक्स अगर आप अपने इलॉन मस्क भाई का वो ग्रॉक यूज करोगे ना, वो फिल्टर के बगैर है, वो आपको हर काम करके देगा जो कहोगे। अभी तक ये अभी लास्ट मंथ की बात है भाई। आप वैसे ही हम बैठे हुए थे, दोस्त ने शुगर लगा रहे थे, तो चैट जीपीटी को बोला कि यार कोई डार्क मीम्स बना के दो या डार्क जोक्स लिख के दो हमें। चैट जीपीटी ने नहीं लिखे भाई साहब, हम वही गूगल उसके ऊपर ग्रॉक के ऊपर गए हैं, ग्रॉक ने लिख के दिए, वो लिख के दिए आपको यार भाई इतना डार्क तो कुछ है जो फिल्टर्स के बगैर है, कुछ है जो फिल्टर्स के साथ है। क्या हुआ पता नहीं यार, ये नहीं देखा यार, तू हाथ पड़ा। हाँ आपने बताया था मुझे, नहीं मुझे नहीं याद, मुझे नहीं वैसे पता। वो चैटजीपीटी इतना तेज है, उसने चेक किया YouTube पे हम क्या सर्च करते हैं, गूगल पे हम क्या करते हैं, और सारा कुछ वो देख के ना ये एजेंटिक है, कि आप ये सोचो और आपका ये फीचर हो, ये एजेंटिक है। आपकी पिक्चर सेंड की ना उसपे, उसने मेरी सारी रिसर्च हिस्ट्री निकाल के तो उसके मुताबिक तो जैमनी के सीन बताता हूं मैं, अभी आपको बता रहा था ना। हाँ उसमें हमने बताया कि दुनिया न्यूज़ के हमारे फोन में एक नंबर है, हाँ। नाम बता, सिर्फ हमें ये बताया, उन्होंने कहा कि ले आया क्या। हाँ यार देखो, मैं आपको देखो ये परप्लेक्सिटी देखो जरा, ये कोई प्राइवेसी नहीं मिली उसके साथ, कोई प्राइवेसी नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं यार। ये देखो परप्लेक्सिटी के, ये देखो और ये क्या चीज है, ये बला है ऐसी कि आप इसके अंदर जो भी लिखोगे ना, ये रियल लाइफ के अंदर वही चीज रिसर्च करता है गूगल के ऊपर और आपको ला के देता है। ये अब एजेंटिक है। हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है ना, इसी के अंदर सबसे पहले मैंने आपको एक जनरेटिव एआई का आइडिया देना है, जिसके अंदर हम एक छोटा सा चैटबॉट बनाएंगे। ये मेरा काम है, 15-20 मिनट का लेक्चर, इससे ज्यादा नहीं होगा। फिर हम एक रैक सिस्टम बनाएंगे अगले लेक्चर में, और जो लास्ट लेक्चर होगा ना, वो हमारा एजेंट्स के ऊपर होगा कि हम एजेंट्स किस तरह बनाते हैं। अब ये एजेंट क्या होता है? एजेंट होता है कि यार अभी तक चैट बॉट्स जितने भी है ना, वो सिर्फ हाँ ना कर सकते हैं। आपका कोई भी चैट बॉट ऐसा नहीं है जो आपका काम कर सकता हो। लाइक मैं आपको कहूँगा जी एक चैट बॉट बनाना है जो कि क्रोम ओपन करे, क्रोम के अंदर जी कुछ भी जाके यूं टाइप करे और उसको जी सर्च करके पहले जो रिजल्ट है वो ला के दे दे। ये चैट जीपीटी नहीं कर सकता, ये एजेंटिक एआई कर सकता है। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा जहां पर आपका एआई कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, वो हमारा एजेंटिक एआई देगा। आपको क्लॉ का पता है? क्लॉ, CLAW नहीं पता? आप दोनों को तो पता होगा शायद। यार वो क्या बला आई है, आप यकीन करो वो इतना खतरनाक एआई है ना कि आपकी अभी हिला के रखा है उसने पूरे एआई की इंडस्ट्री को। वो पता क्या है? अभी देखो, अभी आपके लैपटॉप पड़ा हुआ, ये ओपन है ना। अच्छा अब मजेदार बात, ओपन ना भी हो तब भी अगर आप उसको डिप्लॉय कर देना किसी एक सर्वर के ऊपर, बस होस्टिंग के पैसे आपने देने हैं, होस्टिंग के वाह पैसे हैं बड़ा। आप अपने फोन से उसे टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो, जिस तरह समझ लो आप मेरे दोस्त ना, आपको टेक्स्ट करता हो कि यार भाई मेरे घर आने से पहले एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना दे जिसके अंदर ये चीजें लिस्ट डाउन हुई हो, वो बना दे, वो बना देगा। आपको लैपटॉप के सामने नहीं बैठना, आपको ये नहीं करना कि भाई लैपटॉप ना आपका ओपन हो, आपको खुद कुछ भी नहीं करना। आप जिस तरह अपने दोस्त को या अपने एम्प्लॉय को काम कहते हो व्हाट्सएप के ऊपर, आने पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना, वो आपका काम करके देगा पूरा का पूरा। इतना ज्यादा वो पावरफुल है। उसको हमने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया। हाँ जी, उसको आपने, खैर ये अभी तक मुझे इसके ऊपर काम नहीं करना है, अगर मुझे आया तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर वो सिखाऊंगा आपको। बट असल मसला ये है कि इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारा का सारा पेड है। आपको होस्टिंग के पहले पैसे देने पड़ेंगे, आपको फिर जो लिंक्स है लाइक व्हाट्सएप के साथ या टेलीग्राम के साथ वो लिंक होता है, उसकी API के फी देनी पड़ेगी। बट लोग इससे कमा रहे हैं और बहुत कमा रहे हैं, लाइक जिनको ये काम सही तरीके से आता है। क्योंकि वो पता क्या करते हैं, वो
अब देखो मैं एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि यार मेरा पूरा दिन यूनिवर्सिटी में गुजरना है, मैं बैठ के खुद इधर बैठ के काम नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी को या किसी भी ऐसे एआई बॉट को कह दूंगा कि यार मेरा काम करके दे दिया करे, वो मुझे रिपोर्ट देता रहेगा कि यार अच्छा मैंने ये बना लिया है, ये इसका इंटरफेस है, ये इसका ऐसे है। तो बजाय इसके कि मैं वो चेकिंग करूँ खुद या मुझे वो कुछ करना पड़े, वो खुद ऑटोमेटिकली करता जा रहा। तो ये सीन होता है उसका। खैर अभी मेरी रिसर्च इसके ऊपर जारी है, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर फुल रिसर्च करके आपको फिर बताऊंगा कि क्या इसका हमारा सीन है। ठीक है जी, फिर मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा जाते जाते ना मैं बस आपको थोड़ा सा ये पढ़ाता जाऊं। अच्छा ये हमारे ना ख़त्म हो चुके हैं बस। अगर आपने अच्छा आखिरी चीज़ इसके अंदर पांडास की यही है कि अगर आपने आउटपुट निकलवानी है, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ए फाइल, अभी तो आप क्या कर रहे हो, फाइल से रीड कर रहे हो, बट आप कह रहे हो कि नई फाइल बन के मेरे सामने आ जाए, तो बस आप क्या करोगे, 2 CSV कर दोगे। ये क्या करता है, ये एक नई CSV बना देता है और आपने उस फाइल की जगह बतानी है कि किधर फाइल बननी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। हाँ जी, चेंजेस नहीं चेंजिंग एक नई फाइल बनाता, आउट ऑफ नोवेयर एक नई फाइल बन जाएगी चेंजेस की। अच्छा आपको मैंने अब दिखाना था डाटा के अंदर, कोड्स के अंदर जाके डाटा विजुअलाइजेशन। तो अगर ये प्रोजेक्ट बनाना हो इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और इस तरह की चीजें, अच्छा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम है, इसके लिए आपको हाँ जी अगर आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो अगर आपको फिंगरप्रिंट स्कैन कर रहा है उसको किसी तरह की स्टोर कर आप अपने लैपटॉप में आपको मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, आप ये कर सकते हो। हमारे सर ने ये काम करवाया था हमसे, बट ये ना किसी से भी नहीं हुआ। मज़ेदार बात बताता हूँ, किसी से भी नहीं हुआ। इसकी रीज़न बताता हूँ, इसके लिए आपको मॉडल ज़ाती ट्रेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी का बना बनाया मॉडल अगर यूज़ कर रहे हो ना, उसके अंदर 2 मसले हैं। एक सिक्योरिटी का इशू है, वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई बंदा आपको इतनी एक्सपेंसिव चीज़ क्यों फ्री में देगा, ये बड़ा मसला है। फेशियल फीचर्स या फिर ये फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये आपका बहुत मुश्किल होता है। अच्छा इसके अंदर आपको अपना ज़ाती मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे पहले आपको एक हार्डवेयर मशीन चाहिए जो कि फिंगरप्रिंट लेगी। चलो मान लिया कि आपका ये फिंगरप्रिंट ले रहा है, अब इसको स्टोर कराना है पीछे। अब इसको स्टोर करवाते वक्त ना इसके फीचर्स निकालना आपको तब तक नहीं आएंगे जब तक आपने फीचर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि देखो आप इस उंगली के क्या फीचर्स बनाओ, इस उंगली के आपके मिलियंस ऑफ फीचर बन सकते हैं कि आपकी उंगली, क्योंकि देखो ना हम सबकी ये चीज़ सेम नहीं होती, ठीक है ना, आपकी ये मुख्तलिफ है, मेरी मुख्तलिफ है, ठीक है ना। तो ये किस तरह इसके अंदर फीचर्स बनेंगे, क्या होगा, ये हमें सारा का सारा कह लो कि इसके अंदर करना पड़ेगा चेंजिंग। तो ये कह लो कि आसान तो नहीं है। हाँ आप ये जरूर प्रोडक्शन लेवल का तो नहीं बना सकते, बट ये है कि आप अपने होम घर बैठे बनाए, बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए बस वो बना सकते जरूर, उतना हो जाएगा इंशाल्लाह। असल मसला पता क्या है, असल मसला ये होता है कि यार आपको असल मसला आता है डिप्लॉयमेंट के वक्त। आप डिप्लॉय जब करने जाते हो ना चीज़, आपको पता चलता है कि यार अच्छा ये चीज़ तो कंपैटिबल ही नहीं है जिस सर्वर के ऊपर मैं डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, ये इस टाइप की चीज़ें। तो इन चीज़ों को भी बड़े मद्देनजर रखना पड़ता है। हैं ये ओपन क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा एक सेकंड जी, आज का तकरीबन 2 मिनट सिर्फ दे, मैं वो कर लूँ। अच्छा जी ये देखें, अच्छा इसके अंदर ना मैंने 2-3 ग्राफ्स बनाए हुए, ठीक है ना। मैंने 2 लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, एक मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी, अच्छा बंद कर दिया या अभी इसी के ऊपर कॉल के ऊपर। अच्छा मैंने ना 2 टाइप के यहाँ पर लाइब्रेरी